हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एजुगिरी। आई होप ऑल फॉर डूइंग ग्रेट। तो अगर आप पहली बार एजुगिरी पर आए हैं तो 6 PM पे हम हर रोज़ द हिंदू का एनालिसिस करते हैं, ठीक है ना। एंड बाय द एंड ऑफ दिस एनालिसिस यू विल गेट नोट्स समथिंग लाइक ऑन दीज लाइंस। आपको ऐसे ऐसे नोट्स मिल जाएंगे जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे, क्योंकि आप रिवाइज कर सकते हैं इन नोट्स में से। आप यू कैन लर्न फ्रॉम दीज नोट्स। तो येस, दीज आर हेल्पफुल फॉर ऑल एंट्रेंस एग्जाम्स। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज है संडे, तो आज थोड़े से एडिटोरियल्स एक्स्ट्रा होते हैं, ठीक है ना। तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लग सकता है बट क्विकली हम कर लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड डू लाइक टू द वीडियो लाइक द वीडियो। चाइनीज ड्यूल यूज कार्गो हेडिंग टू पाक सीज्ड। अब यहाँ पे ड्यूल यूज कार्गो, ड्यूल यूज मतलब कुछ सामान, कार्गो मतलब गुड्स, ठीक है ना। ड्यूल यूज मतलब जिसके दो काम हो सकते हैं। डबल यूज, डबल दो काम, डबल यूज है इसका। और इसमें डबल यूज में क्या कौन कौन सी चीज़ के लिए, पीस के लिए भी यूज कर सकते हैं और वॉर के लिए भी। मतलब आप पीस के लिए भी, पीस में न्यूक्लियर का सामान है तो न्यूक्लियर जो है उसके दो पर्पसेस हो सकते हैं। पीस के लिए उसको एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए यूज़ किया जा सकता है, फ्यूल के तौर पे यूज़ किया जा सकता है। और वॉर के लिए इसको वॉर वेपन्स बनाने के लिए यूज़ किया जा सकता है। तो यहाँ पे न्यूक्लियर की बात हो रही है, कुछ ऐसा सामान जा रहा था जिसमें कि वॉर रिलेटेड न्यूक्लियर बना सकता है। कौन? पाकिस्तान। तो चाइना भेज रहा था। कराची बाउंड कंसाइनमेंट वाज इंटरसेप्टेड बाय इंडियन कस्टम्स एट मुंबई पोर्ट ऑन 22 जनवरी। इक्विपमेंट इन इट कुड बी यूज फॉर पाकिस्तान न्यूक्लियर मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो यहाँ पर चाइनीज ड्यूल यूज कार्गो हेडिंग टू पाकिस्तान सीज्ड बाय, सीज्ड का मतलब क्या होगा कि ले लिया, उनसे ले लिया। सीज्ड मतलब कंसाइनमेंट ले ली, गुड्स जो थे सीज्ड बाय इंडियन कस्टम्स एट मुंबई, ठीक है ना। अब ये जो सामान है किस लिए यूज कर रहे थे? कुड बी यूज्ड फॉर पाकिस्तान न्यूक्लियर मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो ये किस लिए यूज करा जा सकता है? न्यूक्लियर मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए। तो तुम कहोगे हाँ, तो पाकिस्तान तो न्यूक्लियर ऑलरेडी है, बट उसका जो प्रोग्राम है वो आगे एक स्टेप और जा सकता है। मिसाइल बना सकता है, वो न्यूक्लियर मिसाइल बना सकता है इसको यूज करते हुए। और ये चाइना भेज रहा था, है ना। चाइना तो चाहते ही है कि पाकिस्तान बहुत ज़्यादा वेपन्स के तौर में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाए, क्योंकि वो इंडिया को कभी भी आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकता। और अगर कोई भी लड़ाई लगती है, कुछ भी होता है इंडिया पाकिस्तान के बीच में, तो चाइना वुड बी रियली हैप्पी, क्योंकि इंडिया की डिस्ट्रक्शन होगी ना, और वहाँ पर इकोनॉमिकली चाइना बाजी मार जाएगा हमसे ज़्यादा। The consignee for the shipment was a firm which is already on Indian Customs watch list. मतलब कंसाइनी मतलब जिसने भेजा, किसने भेजा? कंसाइनी वॉज GKD, इटली की कंपनी है ये, ठीक है। द पॉसिबल ट्रांसफर ऑफ ड्यूल आइटम्स फ्रॉम चाइना दैट कुड बी यूज्ड इन पाकिस्तान न्यूक्लियर प्रोग्राम टू एडवांस्ड कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन्स मैन्युफैक्चर्ड बाय JKD इटली एंड ठीक है, एंड बाउंड फॉर द पोर्ट ऑफ कराची वर सीज्ड बाय इंडियन कस्टम्स एंड मुंबई एयरपोर्ट। दे कंटिन्यू टू रिमेन इन इंडियन कस्टडी। अभी भी इंडियन कस्टडी के अंदर ही है। जीकेडी की फुल फॉर्म क्या है? जीकेडी की फुल फॉर्म जो है, अर्लियर इन February 2020 चाइना वॉज अटेम्प्टिंग टू सप्लाई एन ऑटो क्लेव टू पाकिस्तान अंडर द कवर ऑफ एन इंडस्ट्रियल ड्रायर। उसने क्या बोला कि इंडस्ट्रियल ड्रायर है, बट वो क्या भेज रहा था? ऑटोक्लेव बोल रहा था, भेज रहा था, ठीक है ना। ऑटोक्लेव जो होता है, द सीजर ऑफ ऑटोक्लेव विच कुड बी यूज्ड इन पाकिस्तान मिसाइल प्रोग्राम। अगेन ये भी ऑटोक्लेव जो था वो मिसाइल प्रोग्राम के लिए यूज किया जा सकता था, ठीक है। पाकिस्तान इज कॉन्टिन्यूइंग द इलीगल ट्रेड ऑफ मिसाइल्स एंड वायलेटिंग द मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम, द फर्स्ट सोर्स सेड, ठीक है ना। तो यहाँ पर पहले भी, ठीक है ना, इन 2020 इंडिया सीज्ड ऑटोक्लेव which China which China was attempting to supply to Pakistan। ये भी हमने सीज कर लिया था।
अब यहाँ पर ऑटोक्लेव क्या होता है, व्हाट इज एन ऑटोक्लेव? ये भी न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए यूज करा जाता है, मिसाइल न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए, ठीक है ना। किसके लिए? पाकिस्तान मिसाइल प्रोग्राम के लिए। तो मिसाइल प्रोग्राम के लिए ये भी हमने सीज कर लिया था। मतलब अगेन चाइना जो है सामान भेजना चाहता है पाकिस्तान को मिसाइल प्रोग्राम के लिए, ठीक है ना। ये किसका वायलेशन होगा? वायलेशन ऑफ मिसाइल टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम। अब हम देखेंगे कि ये कितना ज़्यादा न्यूज़ में आता है। अगर बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आता है तो फिर हमको मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम के बारे में और ये सब कुछ के बारे में डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। जो ऑटोक्लेव था विच वॉज मिस डिक्लेयर्ड इंडस्ट्रियल ड्रायर बोलकर उसको लेकर जा रहे थे, बट ये पकड़ा गया था गुजरात खंडाला पोर्ट पे। In June 2023, the U.S. Bureau of Industry and Security sanctioned 3 Chinese companies, General Technology Limited, which has supplied autoclave. तो यहाँ पे autoclave किसने सप्लाई किया था? General Technology Limited of China had supplied autoclave, ठीक है ना। For their involvement in supplying missile-related items, the U.S. State Department had given sanctions. China has also been assisting Pakistan in construction of civil nuclear power plants. सिविल न्यूक्लियर पावर प्लांट्स एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी के लिए यूज करे जाते हैं, वो भी चाइना हेल्प कर रहा है उनको बनाने में। बट हमको पता होना चाहिए कि अभी जो चीज पकड़ी गई है वो क्या है, ठीक है ना। इसके अंदर चाइनीज कंपनी, चाइना जो है इन्वॉल्व है, इटली में ये कंपनी है, ये इन्वॉल्व है, जो सामान भेज रही थी, कुछ ऐसा गुड्स सामान भेज रही थी जो पाकिस्तान के न्यूक्लियर मिसाइल प्रोग्राम में यूज हो सकता है। कहाँ पे पकड़ी गई? मुंबई में पकड़ी गई है, ठीक है। और 2020 में ऐसा ही ऑटोक्लेव पकड़ा गया था, वो भी मिसाइल प्रोग्राम के लिए था, वो भी इंडिया ने सीज कर लिया था। वो कौन सी कंपनी भेज रही थी? जनरल टेक्नोलॉजी लिमिटेड ऑफ चाइना भेज रही थी। उसके बाद एडवोकेट्स चैलेंज लॉ ग्रांटिंग 10% कोटा टू मराठास। अब यार हमने ये वाला जो पॉइंट है ये पढ़ा था, आई थिंक जनवरी में पढ़ा था, तो इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड भी हम नोट कर लेते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले लिखेंगे 10% कोटा टू मराठास इन महाराष्ट्र, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर हम बैकग्राउंड देखें इसकी, सबसे पहले तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट हैज गिवन 10% quota, that is reservation, in education and jobs to मराठास, ठीक है ना। ये लॉ पास हो गया, 10% रिजर्वेशन मिलेगी रिजर्वेशन और एजुकेशन के अंदर। अब यही जो है, अब इसके अंदर ना चीज़ें कुछ रिलेटेड है। एक तो इससे मनोज जयराज पाटिल रिलेटेड है। मनोज जयराज पाटिल वो थे जिन्होंने प्रोटेस्ट करी, ठीक है ना, कि मराठास को कोटा देना चाहिए। इनकी प्रोटेस्ट में इन्होंने बोला था कुनबी कैटेगरी ओबीसी के अंदर हमको मराठास को डाल दिया जाए। अब यहाँ पर आपको समझने वाली बात है कि जिन मराठास के पास तो मिला एविडेंस कि हाँ वो कुनबी हैं, उनको कुनबी कैटेगरी में डालकर ओबीसी में डाल दिया। बट जिन मराठास का कुनबी वाला नहीं हो पाया उनको 10% कोटा दे दिया महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने, ठीक है। ये कोटा पहले भी प्रोवाइड किया गया था बट सुप्रीम कोर्ट ने इसको खत्म कर दिया था, स्ट्रक ऑफ कर दिया था, ठीक है। ये पहले की बात है। अगर वो वाला पहले की बात आप देखना चाहते हो, फेब के अंदर मैंने डिस्कस किया हुआ है, कोई भी डेट बता देगा आपको कि क्या उसकी इंफॉर्मेशन है। बट यहाँ पर एडवोकेट जय श्री लक्ष्मण राव पाटिल has challenged the above quota before बॉम्बे हाई कोर्ट, ठीक है। बॉम्बे हाई कोर्ट में ही चैलेंज हो गया। अब आपको पता होना चाहिए कि देखो 10% कोटा दिया गया, ये बॉम्बे हाई कोर्ट में चैलेंज हो गया, ठीक है। अब और क्या बताया गया? द रिपोर्ट टेबल्ड बाय जस्टिस सुनील शुक्रे हेडेड महाराष्ट्र स्टेट बैकवर्ड क्लास कमीशन। अब यार जब भी कोटा देना होता है ना तो आपको बहुत सारा डाटा इकट्ठा करवाना पड़ता है उस क्लास के बारे में, उस कास्ट के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर भी वो डाटा इकट्ठा करवाया गया। किसने डाटा इकट्ठा किया, किसने हेड किया था? ये जस्टिस सुनील शुक्रे, ठीक है। तो सुनील को बोला कि तुम शुक्र मनाओ, ठीक है ना। हेडेड
महाराष्ट्र, हेडेड महाराष्ट्र स्टेट बैकवर्ड क्लास कमीशन। ठीक है ना, इस कमीशन ने सारा डाटा इकट्ठा किया कि मराठास का क्या डाटा है, क्या करते हैं क्या नहीं, और उसी के बेसिस पे जो रिजर्वेशन है वो ग्रांट करी जाती है। तो ये डाटा किसने इकट्ठा किया है? जस्टिस सुनील शुक्रे ने। ठीक है जी, ओके, शुक्रे से याद कर सकते हो। ठीक है, शुक्रे ने। तो ये आपको पता होना चाहिए 10% मराठा कोटा के बारे में। ठीक है, अगर ज़्यादा बात करेंगे तो फिर हम डिटेल में उठाएंगे, नहीं तो आप वेब वाली वीडियो में जाकर एक बार देख लेना सारा डाटा जो मैंने वहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद द पिटिशनर्स विच इंक्लूड, अब यहाँ पे बताया हुआ है किसने एक केस फाइल करा है। ठीक है ना, ये जो रिजर्वेशन वाला केस है, ठीक है, चैलेंज हो गया बॉम्बे हाई कोर्ट में। अब इसमें IAF फिनिशेस ब्लैक टॉपिंग ऑफ लैंडिंग स्ट्रिप नियर LAC, मतलब वो रोड जो है बिछा दिया, ब्लैक बिटुमिनियस मटेरियल यूज्ड फॉर पेविंग रोड्स। ठीक है ना, वो बिछा दिया है लैंडिंग स्ट्रिप पर। अब ये लैंडिंग स्ट्रिप कौन सी बात करें? इंडियन एयरफोर्स एडवांस लैंडिंग ग्राउंड इन न्योमा क्लोज टू। ठीक है, तो यहाँ पे न्योमा आ सकते हैं कि इंडियन एयरफोर्स का जो न्योमा लैंडिंग ग्राउंड है वो कहाँ पर है? लद्दाख में है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे इंडियन एयरफोर्स एडवांस्ड लैंडिंग ग्राउंड, दैट इज ALG in Neoma close to line of actual control in eastern Ladakh। IF एयरफील्ड्स एट लद्दाख, लेह, थाउस, कारगिल यहाँ पर है। ठीक है ना, ये वाली बहुत, क्योंकि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल चाइना के साथ लगती है ये, तो यहाँ पर हम अपनी चीज़ें लैंड करवा सकते हैं। हेलीकॉप्टर, एयरक्राफ्ट, ये लैंड हो सकता है। कहाँ पर है? लद्दाख में है। ठीक है ना, लद्दाख में है, ये हमको पता होना चाहिए। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलो, बहुत इजी है। सेंटर त्रिपुरा मोथा त्रिपुरा गवर्नमेंट साइन ट्राईपार्टाइट अग्रीमेंट। सबसे पहले तो ये हेडिंग लिख लेते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट मोठा त्रिपुरा मोठा त्रिपुरा गवर्नमेंट साइन ट्राईपार्टाइट अग्रीमेंट। अब ट्राईपार्टाइट अग्रीमेंट क्या होता है? ट्राईपार्टाइट, ट्राई मतलब 3, जिसमें 3 पार्टीज इन्वॉल्व हो। ट्राई पार्टीज मतलब 3 पार्टीज। तो यहाँ पे 3 पार्टीज है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, त्रिपुरा गवर्नमेंट है, त्रिपुरा मोठा है। तो इन तीनों ने अग्रीमेंट साइन किया है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा। अब त्रिपुरा का फुल फॉर्म भी हमें पता होना चाहिए। त्रिपुरा का फुल फॉर्म है त्रिपुरा इंडिजीनियस, मतलब जहाँ के बिल्कुल वहाँ के रहने वाले, प्रोग्रेसिव रीजनल अलायंस। ठीक है ना। अब क्यों साइन करा इन्होंने अग्रीमेंट? टू एड्रेस इश्यूज फेस्ड बाय इंडिजीनियस पीपल ऑफ त्रिपुरा। ठीक है ना, अग्रीमेंट साइन क्यों करा है? एड्रेस द इश्यूज फेस्ड बाय इंडिजीनियस पीपल ऑफ त्रिपुरा who make up 33% of population। 33% ऑफ पॉपुलेशन कौन बनाते हैं? 33% ऑफ पॉपुलेशन बनाते हैं ये लोग, और इनके ही जो इश्यूज हैं, जो वहाँ के लोकल्स हैं उनके इश्यूज, ठीक है ना, उसके लिए ये अग्रीमेंट साइन हुआ है। द अग्रीमेंट कंटेन्स द फॉर्मेशन ऑफ अ जॉइंट वर्किंग कमिटी टू रिजॉल्व इश्यूज रिलेटिंग टू द, ठीक है, जॉइंट वर्किंग कमिटी बनाई जाएगी जो रिजॉल्व करेगी इश्यूज रिलेटेड टू द हिस्ट्री, लैंड राइट्स, पॉलिटिकल राइट्स, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आइडेंटिटी, कल्चर एंड लैंग्वेज ऑफ इंडिजिनियस पीपल ऑफ स्टेट। त्रिपुरा ऑल्सो नोन एज त्रिपुरा मोहता हैज अग्री टू रिफ्रेन फ्रॉम एनी काइंड ऑफ प्रोटेस्ट। तो ये जो पार्टी है ये प्रोटेस्ट कर रही थी। अब ये जो कह रहे हैं कि नहीं, ये ऑर्गेनाइजेशन कहती ठीक है, आप हमारा काम कर दो, जो हमें प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व कर दो, हम प्रोटेस्ट नहीं करेंगे। द अग्रीमेंट वाज साइंड बाय त्रिपुरा फाउंडर एंड रॉयल सायन प्राद्योत विक्रम मनक्या देव बर्मा।
ठीक है, तो यहाँ पर अब हम लिख लेते हैं कि इस अग्रीमेंट में क्या होगा, अग्रीमेंट क्यों साइन किया गया है और इसमें क्या मिलेगा। अग्रीमेंट अग्रीमेंट कंटेन्स, लिखेंगे agreement contains the formation of a joint working committee to resolve issues related to history, land rights, political rights, economic development, identity, culture, एंड लैंग्वेज। मतलब जो भी इश्यूज ये फेस कर रहे हैं इंडिजीनियस लोग वहाँ के, त्रिपुरा के, उनके इश्यूज को ये रिजॉल्व करने वाले हैं इस अग्रीमेंट के थ्रू। तो त्रिपुरा मोहता जो है, त्रिपुरा मोहता से वोंट प्रोटेस्ट, और इनके अग्रीमेंट त्रिपुरा मोहता के किसने फाउंडर कौन है इसके, फाउंडर इज, रॉयल बैकग्राउंड पे इनका प्रद्योत विक्रम मनिक्या देव वर्मा। मेरा नाम इतना लंबा है, याद तो करना पड़ेगा, ठीक है ना। द साइनिंग ऑफ द अग्रीमेंट अकर्ड 3 days आफ्टर मिस्टर प्रद्योत लॉन्च्ड अ फास्ट अनटू डेथ एट हटाई कोटोर, फॉर्मरली बोरमुरना हिल्स इन वेस्ट त्रिपुरा, टू प्रोटेस्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट्स alleged reluctance टू प्रोवाइड अ कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो इन्होंने, ये जो है फाउंडर ऑफ त्रिपुरा मोहता, इन्होंने फास्ट अनटू डेथ किया था, ठीक है ना, तब ये बात मानी गई है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, ये वाला पॉइंट हमको नोट करना है, ये वाला पॉइंट हमको नोट करना है। चलो अब यहाँ पे ये एक्स्ट्रा पॉइंट बनाकर नोट करेंगे। क्या हुआ था, मिस्टर प्रद्योत मनिक्या लॉन्च्ड अ फास्ट, देखो यार इस बार फास्ट ऑन टू डेथ वाले बड़े क्वेश्चंस हैं, ठीक है, देखो लद्दाख वाला वो, ठीक है ना, फिर आपका मराठास वाला, ठीक है, अब ये 3, इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आएगा। ये फास्ट ऑन टू डेथ वाले क्वेश्चंस बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, इनको याद करके जाना। ऑन टू डेथ एट हटाई कटोर, ठीक है, अब ये एट तो कहाँ पे, ठीक है ना, प्रोटेस्ट पे बैठे थे, ठीक है ना, अन टू डेथ, और इनकी डिमांड क्या थी, इनकी डिमांड थी, ठीक है ना, टू प्रोटेस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट्स रिलक्टेंस मतलब अग्री नहीं कर रहे थे, रिलक्टेंस टू प्रोवाइड अ कॉन्स्टिट्यूशनल solution to problem faced by indigenous people। ठीक है ना, तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि जो त्रिपुरा के लोग प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है कुछ भी नहीं कर रही है, तो मैं फास्ट अन टू डेथ पे बैठूंगा। तो उसके बाद ये जो अग्रीमेंट के बारे में हमने पढ़ा है, ये अग्रीमेंट साइन हुआ है, ठीक है ना। ओके जी, चलो आगे चलते हैं। Argentina's Libertarian President Javier Milei, in his first policy speech to Parliament on Friday, said he would push his package of sweeping economic reforms whether or not legislators back it। अब यहाँ पे हमें बस ये पता होना चाहिए कि अर्जेंटीना के प्रेसिडेंट कौन है, अर्जेंटीना के प्रेसिडेंट कौन है, ठीक है ना। ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहते हैं, इनकी सोच थोड़ी अलग है दुनिया से, जावियर मिली, ठीक है ना। और इन्होंने ये भी कहा, इन्होंने अर्जेंटीना ब्रिक्स का मेंबर बनने वाला था, इन्होंने कहा कि नहीं, हमको ब्रिक्स का मेंबर नहीं बनना है। और ब्रिक्स में न्यू मेंबर्स कंट्रीज ऐड हुई हैं, तो वो आपको पता होना चाहिए, न्यू मेंबर कंट्रीज। अगर आपका जून जुलाई तक पेपर है तो आपको पता होना चाहिए, अगर आपका दिसंबर में पेपर है तब भी पता होना चाहिए, क्योंकि 1 जनवरी को ये हुआ है। तो ब्रिक्स के न्यू मेंबर्स का नाम बताएंगे कॉमेंट सेक्शन में, ठीक है, नहीं तो 1 जनवरी वाला जाके देख लो, वहां पर आपको मिल जाएगा।
द पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कैंडिडेट सरफराज भुगती वॉज इलेक्टेड अनअपोज। अब यार देखो, बलोचिस्तान में ना बहुत ही पाकिस्तान का वो एरिया जहाँ पे डिस्टर्ब्ड एरिया है वो, ठीक है ना, तो वहाँ पे बलोचिस्तान में बलोचिस्तान का चीफ मिनिस्टर कौन है? बलोचिस्तान सीएम, मतलब ये अलग होना चाहते हैं पाकिस्तान से, ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है इंडिया के लिए ये सरफराज भुगती, ठीक है, सरफराज भुगती। चलिए आगे चलेंगे। व्हाट विल गगनयान चेंज फॉर इंडिया? ठीक है, गगनयान से क्या हो जाएगा? गगनयान सक्सेसफुल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पब्लिसाइज द फाइनल शॉर्टलिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स टू बी एस्ट्रोनॉट्स ऑन बोर्ड द मेडन ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन कॉल्ड गगनयान ऑफ इसरो। ठीक है, अब यार यहाँ पर हमने गगनयान के बारे में पहले ही बहुत सारी बातें कर ली हैं। अगर आपने नोट्स नहीं बनाए तो आप बना सकते हो, अगर बनाए हुए हैं तो प्लीज इसको याद कर लो, ठीक है ना। हमें पता है ये इसरो की का प्रोजेक्ट है, तो इसरो की फुल फॉर्म हमें पता होनी चाहिए, दैट इज इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। ये फुल शॉर्ट फॉर्म फुल फॉर्म पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। MHCT का पेपर हो गया आपका, ठीक है, जुडिशरी के मेन के एग्जाम्स हो गए, उसमें ये ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। बाकी सब नहीं याद करेंगे, बाकी सब भी करेंगे, बट इनमें तो आएगा ही आएगा, ठीक है। अज्यूमिंग टू इम्पॉर्टेंट, अब गगनयान में क्या करना, क्या होगा गगनयान से, ठीक है ना। इंडियन एस्ट्रोनॉट मिशन टू सेंड, ये क्या है? mission to send Indian astronauts to लो अर्थ ऑर्बिट, मतलब पास में ही अर्थ के पास स्पेस में भेजेंगे, फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम, फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम, शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम ऑफ इंडिया नहीं, ऑफ टाइम, ऑन बोर्ड एंड इंडियन लॉन्च व्हीकल, ठीक है ना। इंडिया का व्हीकल होगा जिसपे बिठा करके ये भेजेंगे, ठीक है जी। टेक्निकली इट इज़ अ डेमोन्स्ट्रेशन मिशन, इट विल टेस्ट वेरियस टेक्नोलॉजीज, डेमोन्स्ट्रेट करेंगे कि हाँ भाई हम कर सकते हैं, क्योंकि इंडिया का मिशन है कि हमको स्पेस स्टेशन बनाना है 2035 तक, मून पे लैंड होना है 2040 तक, स्पेस स्टेशन बनाना है, तो बार बार इंडियन एस्ट्रोनॉट्स जाएंगे और वापस आएंगे, तो यही हम टेस्ट कर रहे हैं कि हमारे पास ये कैपेबिलिटी है या नहीं। अगर ये मिशन हमारा सक्सेसफुल हो जाता है तो हमारे आगे के 2 मिशन हैं, जिसके अंदर इसरो क्या कह रहा है, इसरो कह रहा है 2035 तक कहाँ, इंडिजीनस मतलब इंडिया का खुद का इंडिजीनस स्पेस स्टेशन होगा। स्पेस स्टेशन का मतलब क्या होता है कि वहां पर स्टेशन बनाएंगे, जाएंगे और वापस आएंगे, जैसे यूएस से रशिया यूरोप वालों का है। 2040 तक हमारा क्या एम है? 2040 तक हमारा एम है लैंड एन इंडियन ऑन द मून, ठीक है ना। इंडियन को हम मून पे लैंड करवा देंगे, ये हमारा मिशन है, ठीक है। तो गगनयान की सक्सेस बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी इन मिशंस के लिए हमारी, ठीक है। गगनयान क्या है ये हमने बात कर लिया, और 4 IAF इंडियन एयरफोर्स के जो पायलट्स हैं जिनका नाम फाइनलाइज किया गया है वो मैंने आपको लिखवा दिया था। चंद्रयान 3 कंक्लूडेड इट्स फर्स्ट फेज ऑफ इसरोज लूनर एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम। तो चंद्रयान 3 जो है उससे हमें पता चल गया कि हम लैंड करवा सकते हैं। अब सेकेंड फेज बिगिंस विद अ जॉइंट मिशन विद जापान टू लैंड अ रोवर ऑन द मून। तो यहाँ पे हम ये भी नोट कर लेते हैं, चंद्रयान 3, ये समझ में आ गया ना कि क्या है गगनयान। गगनयान के अंदर हमको एस्ट्रोनॉट स्पेस में लेके जाने हैं, फिर वापस लेकर आना है, थोड़ी देर उनको वहां ठहराना है और फिर वापस लेकर आना है, ठीक है ना। ये हमारा गगनयान का मिशन है, 2025 तक ये हो जाएगा, ठीक है ना। मिशन कब तक का शेड्यूल है? 2025 तक का ये शेड्यूल्ड है हमारा। उसके बाद चंद्रयान 3 के अंदर वो क्या कह रहे हैं, कंक्लूडेड फर्स्ट फेज ऑफ कंक्लूडेड फर्स्ट फेज ऑफ इसरोज लूनर एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम, ठीक है ना। ये क्या है? फर्स्ट फेज ऑफ लूनर एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम, ठीक है। अब ये तो हमारा सक्सेसफुल हो गया। अब हमारा सेकंड फेज जो चालू होगा वो हम किसके साथ कर रहे हैं? खुद कर रहे हैं? नहीं, जेक्सा के साथ कर रहे हैं, मतलब जापान की स्पेस एजेंसी के साथ। सेकंड फेज बिगिंस विद अ जॉइंट मिशन विद जापान टू लैंड अ रोवर on the moon and another
to collect lunar soil sample and bring it back to अर्थ। क्या करना है? अब देखो यार, यहाँ पर ड्यूल पर्पस मिशन है हमारा सेकंड फेज हमने पहले तो सेकंड फेज का क्या पॉइंट होगा कि भैया जापान के साथ कर रहे हैं, ठीक है ना। लैंड अ रोवर ऑन द मून एंड अनदर विद जापान, जॉइंट मिशन लैंड अ रोवर ऑन मून, तो ठीक है। एंड अनदर टू कलेक्ट विद जापान इज टू लैंड अ रोवर ऑन मून। रोवर क्या करता है? लैंडर लैंड करवाता है, रोवर घूमता है, ठीक है ना। रोवर को लैंड करवाएंगे, लैंड और रोवर, प्लस क्या करना है, वो मिट्टी इकट्ठी करके लेके आएगा। कलेक्ट लूनर सॉइल एंड ब्रिंग इट बैक, लूनर सॉइल फ्रॉम मून एंड ब्रिंग इट बैक, लूनर तो मतलब मून की सॉइल हो गया, एंड ब्रिंग इट बैक टू अर्थ, ठीक है ना। ये मिशन है। और जब मैं कहती हूँ ना तुम्हारे शॉर्ट नोट्स ये ऐसे होने चाहिए, तुम्हारे शॉर्ट नोट्स इसको उठा करके तुम्हारे यहाँ पर लिखा होना चाहिए, ताकि एग्जाम से पहले फटाफट रिवीजन हो सके। चंद्रयान 3 फर्स्ट फेज हो गया सक्सेसफुल, ये दो तीन पॉइंट्स पढ़ो और हो जाए, ठीक है। अब यहाँ पर to these ends, the Indian government has divided up space flight and services related responsibility that once rested solely with ISRO to 2 new offices. अब यहाँ पर अब क्योंकि इसरो बहुत ज़्यादा काम कर रहा है, तो इसरो की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उन्होंने स्पेस फ्लाइट एंड सर्विसेज रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो हैं वो डिवाइड कर दी हैं। तो ये लिख लेंगे, इंडियन गवर्नमेंट हैज डिवाइडेड अप space flight and services related responsibilities, ठीक है ना, that once rested only with ISRO to 2 new offices। तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि भैया जो उनकी स्पेस फ्लाइट एंड सर्विसेज रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, ठीक है ना, वो जो है डिवाइड कर दी गई हैं और इसी के लिए 2 ऑफिसेज बनाए गए हैं। वो 2 ऑफिसेज कौन से वाले हैं? न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, पहला ऑफिस कौन सा है? न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, जिसको एनसिल भी बोलते हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में रहता ही है, तो पता होना चाहिए आपको। कॉमर्शलाइज मतलब बिजनेस कर सकें, जो दूसरों के लॉन्च कर रहे हैं, हम बिजनेस हो रहा है उससे पैसे लेके करते हैं, फ्री में थोड़ा ना कर रहे हैं, ठीक है ना। सिंगापुर नेपाल की जो ये सैटेलाइट्स हम भेजते हैं ऊपर पैसे लेते हैं, इससे हमारी कमाई होती है इंडिया की, ठीक है ना। तो यहाँ पे न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड कॉमर्शियल स्पेस टेक्नोलॉजीज एंड इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन ऑथराइजेशन सेंटर टू ऑथराइज स्पेस एक्टिविटीज इन सेक्टर्स। इसको ऑल्सो सेटअप अ कोऑर्डिनेटिंग बॉडी फॉर गगनयान कॉल्ड द ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर। अब यहाँ पे हमारे पास जगह नहीं है, तो अगले पेज पे हम थोड़ा करेंगे, ठीक है ना। जो बी पार्ट है, एक और क्या लेकर आए हैं ये, एनसिल के साथ साथ इन स्पेस, ये मैंने तुम्हें पहले भी, हमने इसकी फुल फॉर्म लिखी है इन स्पेस की। इन स्पेस क्या है? इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर to authorize space activities in all sectors, ठीक है ना। तो जो स्पेस एक्टिविटीज़ है वो हर एक सेक्टर में ऑथराइज कर सके, प्रमोट कर सके, ये सब कुछ कर सके, कंपनीज को बोल सके कि भैया हाँ आओ करो स्पेस का काम। इसरो ऑल्सो सेटअप कोऑर्डिनेटिंग बॉडी फॉर गगनयान। गगनयान क्या है? गगनयान जिसमें स्पेस में भेजने एस्ट्रोनॉट्स और वापस लेकर आने, उसके लिए कोऑर्डिनेटिंग बॉडी जो है वो सेटअप करी गई है इसरो द्वारा। उसको क्या बुला रहे हैं? कॉल्ड ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर। इसकी फुल फॉर्म आ सकती है? बिल्कुल आ सकती है, बिल्कुल पूछा जा सकता है कि ये क्या है, क्यों है, क्या है, क्यों है, ये पूछा जा सकता है, ठीक है। ओका, चलिए आगे चलेंगे। अब यहाँ पे गगनयान कंप्राइजेज ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स। गगनयान के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, ये अभी थोड़ी देर में हम पढ़ते हैं डिटेल में, ये बहुत सारे हैं, लंबा हो जाएगा, ये वापस से आएंगे इसमें, पहले हम अपनी दूसरे काम कर लें। द रेजोल्यूशंस अगेंस्ट सेंटर्स बॉर्डर प्लान।
अब यार यहाँ पर हमें समझना होगा कि म्यांमार क्या है, ठीक है ना। तो म्यांमार जो है एक कंट्री है, नेबर कंट्री है इंडिया का, जिसका बॉर्डर इंडिया के साथ 1643 किलोमीटर लगता है। ये बहुत ही ज्यादा द हिंदू में आ चुका है, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। म्यांमार का अगर हम बैकग्राउंड स्टडी करें तो म्यांमार में कू हो गया था। क्या हो गया था? कू। क्या हो गया था? कू हो गया था, COUP, कू। कू का मतलब को क्या होता है? फोर्सफुली ओवरथ्रोइंग गवर्नमेंट इन पावर। फोर्सफुली ओवरथ्रोइंग गवर्नमेंट इन पावर, इसका मतलब क्या होता है? देखो, जो लोगों ने गवर्नमेंट, ठीक है ना, जो पावर में, ठीक है, मान लो मोदी जी इस टाइम इंडिया में पावर में, ठीक है ना, मिलिट्री वाले आए, उनको कहें चलो हटो, तुम्हारा काम हो गया। मिलिट्री का जो हेड है वो बैठ जाए गद्दी पे कि अब हम संभालेंगे। तो ये क्या हुआ? कू हुआ। ये म्यांमार में हुआ। जो लोगों ने जिनको इलेक्ट करके अपना लीडर बनाया था उसको निकाल दिया गया और मिलिट्री वाले जो है वहां पर हेड बन के बैठ गए। कू हुआ। कू के बाद क्या हुआ? सिविल वॉर हुई, मतलब इंटरनल वॉर स्टार्ट हो गई मिलिट्री और दूसरे ग्रुप्स के बीच में। वहां पर वॉर हो रही है, मिलिट्री वर्सेस अदर ग्रुप्स के बीच में, छोटे छोटे ग्रुप्स के बीच में वॉर हो रही है वहां पर। अब अगर इतनी डिस्टरबेंस है वहां पर, अगर वहां पर शांति नहीं है, पीस नहीं है, तो लोग क्या कर रहे हैं? लोग भाग रहे हैं वहां से। लोग भाग रहे हैं, ठीक है ना, दे आर रनिंग अवे, ठीक है ना। अब वहां से लोग भाग रहे हैं तो रनिंग अवे हो रही है, तो कहाँ पर जा रहे हैं रनिंग अवे में? पड़ोसी देशों के पास जा रहे हैं, चाहे चाहे वो बांग्लादेश हो। इंडिया में बहुत सारे आ रहे हैं। अब अगर ये इंडिया में आ रहे हैं तो इंडिया को क्या प्रॉब्लम है? रख लो भाई, उनका देश सही नहीं है। अब इंडिया में ये प्रॉब्लम है कि वो कह रहे हैं कि जो मणिपुर में राइट्स हुए, जो मणिपुर के अंदर राइट्स हुए 2023 के अंदर मेती और कुकी चिन कम्युनिटी के बीच में, उन राइट्स के पीछे भी ये म्यांमार के लोग जो थे वो इन्वॉल्व थे। तो इंडिया के अंदर वो इंडियन गवर्नमेंट कहती कि भाई अगर हमारे देश का पीस खींचोगे फिर हमें तुम्हें हम हमको नहीं चाहिए तुम। तो अब नहीं चाहिए तुम, तो इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया? इंडियन गवर्नमेंट ने कहा कि हम जो है FMR रिमूव कर देंगे, ठीक है ना। दो चीजें करी इंडियन गवर्नमेंट ने। इंडियन गवर्नमेंट ने क्योंकि ये हुआ, ये मणिपुर राइट्स में इन्वॉल्व थे, तो इंडियन गवर्नमेंट ने दो चीजें बोली। एक तो बोला, क्या बोला? दो चीजें क्या बोली, इधर अच्छे से लिखते हैं। दो चीजें बोली। एक तो हम FMR रिमूव कर रहे हैं, ठीक है, सस्पेंड कर रहे हैं, रिमूव नहीं होगा, FMR सस्पेंड कर रहे हैं। और दूसरा बोला कि हम फेंसिंग करेंगे, फेंसिंग ऑफ बॉर्डर करेंगे, बॉर्डर पे फेंस लगाएंगे। समझ रहे हो? अब यहाँ पे FMR क्या होता है? FMR इज फ्री मूवमेंट रिजीम। क्या है FMR? फ्री मूवमेंट रिजीम। अब फ्री मूवमेंट रिजीम में क्या होता है? फ्री मूवमेंट रिजीम में ये होता था कि इंडिया या म्यांमार वाले जो हिल एरिया को बिलोंग करते थे वो 16 किलोमीटर अंदर तक जा सकते थे विदाउट वीजा। चाहे इंडिया वाला म्यांमार में जा सकता था, म्यांमार वाला इंडिया में आ सकता था। ये सस्पेंड कर दिया FMR, ठीक है। फेंसिंग ऑफ बॉर्डर, बॉर्डर की फेंसिंग होगी। अब फेंसिंग ऑफ बॉर्डर से दो स्टेट्स को प्रॉब्लम है। ये पढ़ते हैं, अब आपको समझ में आएगा। The Mizoram Assembly on February 28th and the Nagaland Assembly on March 1 adopted a resolution to oppose the centre's decision to fence the 1643 kilometer long porous Indian Myanmar border and scrap the free movement regime agreement that allows cross border movement up to 16 kilometer without travel documents, मतलब without visa, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो मैंने बोर्ड बनाया, ये माइंड मैप बनाया था, समझ में आ गया कि म्यांमार में क्या हुआ। वहाँ कू हुआ, कू से सिविल वॉर हुई, सिविल वॉर इरप्ट हुई, लोग भागने लग गए, लोग भागने लग गए। इंडिया में आए तो भैया वहां पर राइट्स करवाने लगे इंडिया में। इंडियन गवर्नमेंट कहती है ये तो हम अलाउ नहीं करेंगे। FMR को सस्पेंड कर दिया, जो कि फ्री मूवमेंट रिजीम था। 16 किलोमीटर तक विदाउट वीजा वो इंडिया में आ सकते थे और इंडिया वाले म्यांमार में जा सकते थे, ये सस्पेंड कर दिया। और म्यांमार इंडिया को बॉर्डर को फेंस करने को बोल दिया। अब आगे जो स्टोरी है वो लिख लेते हैं। एक मिनट रुको, ये वाली स्टोरी तुम्हें अगर चाहिए, एक मिनट, अगर तुम्हें ऐसा चाहिए कि हाँ भाई ये स्टोरी कहीं होनी चाहिए, तो हम इसको ऐसा कर सकते हैं, हम इसको यहाँ पर साइड में रख सकते हैं, ठीक है ना। इसको छोटा करके यहाँ पे रख देती हूँ मैं, ठीक है ना। अगर तुम्हें देखनी हुई तो तुम देख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर, अब आगे क्या हुआ इस स्टेप के बाद? आगे क्या हुआ? अब यहाँ पर आगे ये हुआ कि इंडिया ने कहा सस्पेंड कर देंगे, तो यहाँ पर, ठीक है, मिजोरम मिजोरम एंड नागालैंड असेंबली adopted resolution to oppose center's decision to fence India Myanmar border
and scrap the free movement regime. ठीक है ना, मतलब ये दो स्टेट्स की जो गवर्नमेंट है, ठीक है, ये कहते भाई ये तो गलत है, मिजोरम नागालैंड वाली इज नॉट, दे आर नॉट हैप्पी कि ये फ्री मूवमेंट रिजीम सस्पेंड कर दिया। इसके अगेंस्ट इन्होंने रेजोल्यूशन पास करी है कि फेंस हो रहा है इंडिया और म्यांमार का बॉर्डर, दे आर नॉट हैप्पी। वाई दे आर नॉट हैप्पी? एट एन ऑफिशियल इवेंट अमित शाह ने डिक्लेयर किया कि 2018 में जो एफएमआर आया था वो हम सस्पेंड कर रहे हैं। द सेंटर डिसाइडेड टू सस्पेंड एफएमआर क्योंकि उससे क्या हो रहा था, इलीगल माइग्रेशन ऑफ पीपल हो रही थी, स्मगलिंग ऑफ ड्रग्स हो रहा था, आर्म्स हो रहा था, एम्यूनेशन हो रहा था, क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट ऑफ एक्सट्रीमिस्ट हो रहा, जिनके विचार जो थे वो ये थे कि हमारी कम्युनिटी रहे बाकी सारे नहीं रहे। ठीक है ना, तो इसलिए ये स्टेप, ये जो कदम है ये उठाना पड़ा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, द डिसीजन वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय मणिपुर गवर्नमेंट्स पुश आफ्टर द एथनिक वायलेंस बिटवीन मेटी एंड कुकीजिन कम्युनिटी। ठीक है, कुकीजो कम्युनिटी। अब मणिपुर राइट्स के बारे में भी हमको थोड़ा सा यहाँ पर पता होना चाहिए कि मणिपुर राइट्स कब हुए, मणिपुर राइट्स कब हुए, इसके बारे में आपको 2 से 3 चीजें ही पता होनी चाहिए। एक तो कीजिए मणिपुर राइट्स जो हैं वो 2013 में हुए। ठीक है ना, मणिपुर राइट्स कब हुए, 2013 में हुए, 2023 में हुए। कौन सी दो कम्युनिटीज के बीच में हुए, कुकीजो, मैं चिन्ह बोल देती हूँ, कुकीजो और मेती कम्युनिटी के बीच में हुए। ठीक है, अब देखो यार क्यों हुए, क्यों हुए, किसी को पता है क्यों हुए? क्योंकि जो कुकीजो है दे आर ऑलरेडी शेड्यूल्ड ट्राइब्स। ठीक है ना, और जो मेती है दे वाना बी शेड्यूल्ड ट्राइब्स। ठीक है ना, बट कुकीज चिन्ह नहीं चाहता कि मेटीज को शेड्यूल्ड ट्राइब बनाया जाए, तो इसलिए इनकी लड़ाई हो गई। ठीक है, अब फॉर फेंसिंग द बॉर्डर टू स्टॉप म्यांमार नेशनल फ्रॉम सेटिंग, अरुणाचल एंड मणिपुर वेलकम द डिसीजन। अब यहाँ पे ये भी याद रखना है कि यहाँ पर मीजो, ठीक है, जो राम, ठीक है ना, राम और नागालैंड, ठीक है ना, ठीक है, तो मिजोरम, ठीक है, और लैंड नागालैंड, ये दोनों तो नहीं खुश है। ठीक है ना, लैंड और राम जी नहीं खुश है। ठीक है, बट कौन खुश है, कौन खुश है, अरुणाचल, अरुण और मनी खुश है। ठीक है, अरुण और मनी की शादी करवा दें, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर खुश हैं, हैप्पी। ये आपको याद रखना पड़ेगा कि कौन खुश है कौन दुखी है। ठीक है ना, क्यों, दे आर नॉट हैप्पी, मिजोरम और नागालैंड, राम और लैंड, द अदर 2 states bordering Myanmar opposing it because of the ethnic composition along the border imposed of British rulers and their क्योंकि इन लोगों के सेम है कल्चर, ये लोग आपस में शादियां करते हैं, आते जाते हैं, तो इनके कल्चर सेम है। ठीक है ना, कल्चर सेम है, तो ये हम कहीं लिख लेते हैं। देखो यार यहाँ पे तुम्हारे नोट्स कैसे बनने चाहिए, मैं तुम्हें क्लियर कट माइंड मैप वो करते हैं। इसका फर्स्ट पॉइंट बनेगा, ठीक है ना, यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट बनेगा दैट अरुणाचल प्रदेश and Manipur welcomed the decision, मतलब they are happy with the decision। ठीक है ना, क्यों मणिपुर क्यों हैप्पी है, मणिपुर क्योंकि राइट्स, इट इज सेड दैट राइट्स बिटवीन मेती and Kukizo took place because of illegal immigrants from Myanmar। ठीक है ना, अब वहां से वो आ नहीं पाएंगे। ठीक है ना, फेंसिंग हो जाएगी तो कहाँ से आ जाएंगे, फ्री मूवमेंट रिजीम बंद हो जाएगी, कहाँ से आएंगे। ठीक है ना, बट यहाँ पे मिजोरम एंड नागालैंड आर नॉट हैप्पी, मिजोरम एंड नागालैंड आर नॉट हैप्पी, लैंड, राम, अरुण, मनी, ठीक है, दे आर नॉट हैप्पी। मनी से कौन खुश नहीं होता, ये तो खुश है। ठीक है ना, ठीक है, मीजो और नाग जो है, नाग आ गया जहाँ पे कहीं पे नाग आ जाएगा तो खुशी होगी, दुखी होगा। ठीक है, सांप आ गया तो मिजोरम एंड नागालैंड, ठीक है, द 2 अदर बॉर्डरिंग स्टेट्स म्यांमार बिकॉज अपोज्ड एथनिक सिमिलैरिटी, एथनिक कॉम्पोजिशन। ठीक है, वो लोग तो आपस में मिलते जुलते हैं, रिश्तेदारी है, मासी मामे के पास नहीं जा पाएंगे अगर ये बंद हो गया तो, इसलिए वो खुश नहीं है। ठीक है, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। Why is the India-Myanmar border in focus? Why is the India-Myanmar border in focus? India had an
diplomatic relationship with Myanmar since 1948 when the latter attained independence from British. इनको भी independence ब्रिटिशर्स से मिला था, ठीक है. India's border districts absorbed waves of refugees flowing military coups and यहाँ पे बहुत कुछ हुआ. coup एक नहीं हुआ है, बहुत बार हुआ. 2021 वाला मोस्ट रिसेंट है, 1960 1980 में भी हुआ है. चाइना इनके क्लोज ना हो जाए इसलिए हमें इनको करना पड़ा, नहीं तो हम करके राजी नहीं थे इनका, ठीक है. तो यहाँ पे कुछ ना कुछ तो चलता ही रहता है म्यांमार के उसमें. अब पतंजलि के साथ क्या हुआ? बाबा रामदेव सबको याद ही होगा. ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टीजमेंट्स एक्ट 1954 को वायलेट कर दिया इन्होंने. कैसे? ये क्या करता है? देखिए यहाँ पर पतंजलि इशू, पतंजलि के स्पेलिंग से लिखे हैं पतंजलि, पैंट बना दिया मैंने. पतंजलि भाई ये नहीं, नाम का मजाक नहीं उड़ाना. नो 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 नो, ये तो बहुत मतलब नाम तो वो है पतंजलि, ठीक है जी. अब सही लिखा है पतंजलि. अब यहाँ पर हमें इसके बारे में पढ़ना है, ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टीजमेंट्स एक्ट 1954. ये क्या करता है? रेगुलेट्स false medical regulates false medical advertisements in India, है ना. अब कोई कहे भाई कुछ भी अजीब सा कह दे, अब जैसे इन्होंने बोल दिया कि डायबिटीज, ये हाइपरटेंशन वगैरह सब खत्म हो जाएगा, एलोपैथी कड़वी दवाई लेने की जरूरत ही नहीं है, आयुर्वेदा की कड़वी दवाई लो, ठीक है. पीपल और एंटिटीज कैन बी सेंटेंस अप टू 6 months ऑफ इम्प्रिजनमेंट. द सीपीए ऑल्सो पेनलाइज मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट कैरीज अ सेंटेंस दैट कैन एक्सटेंड टू 2 साल की सजा हो सकती है इसके लिए. सेक्शन 3 ऑफ डीएमआर एंड ओए प्रोहिबिट्स एक्ट फॉर द डायग्नोज, क्योर, मिटिगेशन, ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन ऑफ एनी डिजीज, डिसऑर्डर, कंडीशन स्पेसिफाइड इन शेड्यूल. द शेड्यूल इंक्लूड्स डायबिटीज. मतलब अगर कह दो कि रिवर्सल हो जाएगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगी, क्योंकि कहते हैं ये बिल्कुल ठीक नहीं हो सकती है, ठीक है ना. आप ठीक हो सकते हो. तो इनके पतंजलि वालों पे क्या इल्जाम लगा कि इन्होंने मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट दिए, ठीक है ना. इन्होंने बोला कि हाँ ये सब रिवर्स हो जाएगा, ठीक है, विच इज नॉट राइट, ठीक है ना. पतंजलि का हमने पहले भी डिस्कस किया था, ये वाला जो एक्ट है ये वायलेट होता है, ठीक है. और इसके अंदर क्या बोला हुआ है, ठीक है ना, पेनलाइजेस मतलब पैसे देने पड़ते हैं, मिसलीडिंग advertisements and carries a sentence that can extend to 2 years, ठीक है ना. तो ये क्या करता है? prohibits ads for the diagnosis, cure, mitigation, treatment or prevention of any disease, disorder or condition specified in the schedule. अब शेड्यूल में मेंशन्ड है, जैसे हार्ट वाली डिजीज होगी, ये सब हो गया, ठीक है ना. तो इतना ये वाले के बारे में पता होना चाहिए, ये क्या कहता है और ये अलाउड नहीं है, बस ये पता होना चाहिए, ठीक है. इससे ज्यादा कुछ नहीं. At a ceremony during an official visit at Vikram Sarabhai Space Center in Thiruvananthapuram, Kerala, Prime Minister Narendra Modi revealed the name of 4 astronaut candidates. ये astronaut candidates का नाम हम लिख चुके हैं. It is very important to know कि विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ पर है? स्पेस सेंटर कहाँ पर है? इट इज इन थिरुवनंतपुरम. इट इज इन थिरुवनंतपुरम, दैट इज इन केरला. वेरी इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है, इट इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है ना. इन चारों के नाम हमने ऑलरेडी लिख लिए थे. ये इंडियन एयरफोर्स में कैप्टन है, एस्ट्रोनॉट्स की ट्रेनिंग मिलेगी इनको पूरी. इनको शक्ति बोला जा रहा है, इन 4 पावर नाम दिया जा रहा है इनको. ये 4 एस्ट्रोनॉट जो गगनयान के लिए चुने गए हैं, ठीक है ना. इनमें से कोई भी 3 जो हैं वो जाएंगे.
ठीक है, these activities have, अब इनका क्या है, work on selecting and training the candidate for Gaganyaan commenced soon after Union Cabinet approved the mission in 2018. These activities have spanned at least 3 facilities in 2 countries: Institute of Aerospace Medicine Bangalore of the Indian Air Force, the Gagarian मतलब इनको एक्टिविटीज और ये सब कुछ करवाई गई है, रशिया भी लेकर जाएगा इनको। ठीक है, अब यहाँ पर हमें 2 से 3 क्वेश्चंस मिल सकते हैं। एक तो इन चारों के नाम, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनको शक्ति बोला गया है, ये भी हमने नोट कर लिया था जिस दिन अनाउंसमेंट हुई है, उसी दिन ये मैंने आपको पढ़ा दिया था। क्या नहीं पढ़ाया है या पढ़ाया है या रिविजन हो जाएगी। गगनयान अप्रूव कब किया गया था? अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट इन 2018। अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट इन 2018 में इसका अप्रूवल मिला था। ठीक है ना। अब यहाँ पर इनको ट्रेनिंग वगैरह दी जा रही है तो ठीक है, बट ये बताना चाहिए अप्रूव कब हुए ये। उसके बाद फॉर्म SC टू लोकपाल, सुप्रीम कोर्ट जज टू लोकपाल, कौन बन गए? अजय मणिकराव खानविलकर। ठीक है ना। लोकपाल कौन बन गए हैं? न्यू लोकपाल। लोकपाल चेयरपर्सन कौन है? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एंड क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है, हम AM खानविलकर पढ़ रहे हैं, है ना। अब इसमें फुल फॉर्म भी तो आ सकती है, तो AM की फुल फॉर्म अजय मनी कराओ, है ना। अजय ने बोला मनी कराओ ट्रांसफर, ठीक है ना, खानविलकर को। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, 100% क्वेश्चन आएगा। चुट्टू पुट्टू सा क्वेश्चन है, हलवा क्वेश्चन है, याद कर लो। विटनेसिंग देयर कंपनीज इंट्रोडक्शन ऑन बोर्सेस कैन इंडीड बी ओवरवेलमिंग। अब 197 कम्युनिकेशन किसकी है? 197 कम्युनिकेशन पेटीएम का नाम है। ठीक है, पेटीएम। और इसके CEO कौन है? विजय शेखर शर्मा। क्या हुआ? इनको स्टेप डाउन करना पड़ा क्योंकि पेटीएम के अगेंस्ट कुछ चीज़ें हैं जो सही नहीं करी गई हैं, तो ये पेटीएम वाले हैं। ठीक है ना। अब पेटीएम का जो वो था, क्या था? पे थ्रू मोबाइल। पे थ्रू मोबाइल कब लॉन्च हुई थी ये? लॉन्च्ड इन, पे थ्रू मोबाइल लॉन्च्ड इन 2010। 2010। ठीक है ना। 197 कम्युनिकेशन, अब तो ये स्टेप डाउन कर चुके हैं। अब चलिए आगे चलेंगे। गूगल्स ऐप डी लिस्टिंग कैन नॉट बी अलाउड। गूगल ने, हमने कल भी थोड़ा सा इसके न्यूज़ में पढ़ा था, गूगल ने डी लिस्ट कर दिए। क्यों डी लिस्ट कर दिए? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहती है ये नहीं चलेगा इंडिया में, ऐसे कैसे डी लिस्ट कर दोगे, तुम्हारा राज नहीं है। हाँ, ना 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 ना। ठीक है, तो यहाँ पर दैट गूगल डी लिस्टिंग ऑफ सर्टेन इंडियन एप्स फ्रॉम द फर्म्स एंड्रॉइड प्ले स्टोर कैन नॉट बी परमिटेड एंड दैट अ गवर्नमेंट मीटिंग विद द कंपनीज रिप्रेजेंटेड was scheduled for Monday. Matrimonial streaming and job search sites like Bharat Matrimony, Kuku FM, Naukri were removed from Google's Android App Store after they resisted platform fees that Google required them to pay in app purchases. तो ऐप के थ्रू अगर परचेज करते हो गूगल कितना पैसा ले जाता है? The app were taken down on Friday following a prolonged battle that some large app developers waged against Google for charging anywhere between 11 to 30% कमीशन। पेमेंट का 11 से 30% कौन ले जाता है? गूगल बाबा। वो डिजिटल प्रोडक्ट्स के लिए लेकर जाता है, ऊबर ओला वालों से नहीं लेता 11 to 30%। जो डिजिटल प्रोडक्ट्स भेजते हैं, ऑनलाइन प्रोडक्ट सर्विसेज भेजते हैं, उनसे ले जाता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर उन्होंने बोला नहीं अलाउ कर सकते। वाइल फिजिकल प्रोडक्ट परचेजेस लाइक कैब राइड्स, ई कॉमर्स डिलीवरी डू नॉट अट्रैक्ट दिस फीस। ठीक है, द सुप्रीम कोर्ट रिफ्यूज टू एक्सटेंड। सुप्रीम कोर्ट में भी गए थे, उन्होंने एक्सटेंड नहीं करा, तो गूगल ने रिमूव कर दिया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे गूगल delisted Indian apps from Android। यार बंदा क्या ही कमाएगा अगर इनको ही देना है सारा, तो सही बात है। एंड्रॉयड प्ले स्टोर, यह तो बहुत ही लूट है। ठीक है, अब यहाँ पर कौन कौन से, जैसे भारत मैट्रिमोनी बताओ, अगर किसी लड़का लड़की की बात चल रही हो, ये रिमूवल की वजह से अब उनकी बात ही बंद हो गई होगी, और इतने में लड़का या लड़की कोई और मिल जाए तो बस बहुत रिश्ते तोड़वाएंगे ये। ऐसा नहीं, ऐसा पाप नहीं करना चाहिए था गूगल को। ठीक है, तो ये क्यों करा है? ठीक है ना, क्योंकि दैट गूगल रिक्वायर्स देम टू, ठीक है, क्योंकि गूगल गूगल दीज प्लेटफॉर्म्स, क्यों दीज प्लेटफॉर्म रेजिस्टेड, इन्होंने बोला दीज प्लेटफॉर्म्स resisted platform fees that Google requires them to pay on
इन ऐप परचेजेस। तो ऐप के थ्रू अगर परचेजेस करते हो और ये रजिस्ट करते हैं कि भैया तुम बहुत ज़्यादा कमीशन ले रहे हो, 11 to 30% कमीशंस फॉर पेमेंट ऑफ डिजिटल गुड्स चार्ज्ड बाय गूगल। गूगल इतना ज़्यादा पैसा ले रहा था, ठीक है ना। अब यहाँ पर इनकी मीटिंग होगी, देखते हैं क्या होता है, बट हमें ये 11 से 30% पर पेमेंट ये ले रहा था, ठीक है। सो गाइस, यू कैन बाय अवर करंट अफेयर्स स्टडी मटेरियल। करंट अफेयर स्टडी मटेरियल में आपको वन शॉट करंट अफेयर्स वीडियोस मिलती हैं। इन करंट अफेयर्स वीडियोस में 7 to 8 आवर्स के मेरे ही लेक्चर हैं, यही मैं ही क्लासेस ले रही हूँ यहाँ पर भी आपकी, ठीक है। फुल मंथ डन हो जाता है 7 to 8 आवर्स में। डिजी नोट्स प्रोवाइड करे जाते हैं आपको, ठीक है। जो डिजी नोट्स में से ही मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, पॉइंटर वाइज नोट्स हैं, ठीक है, और इसी में से ही आप रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है ना। पढ़ाते हुए स्क्रिबलिंग करवाती हूँ मैं, ताकि मसल माइंड कनेक्शन बन सके और आपको याद भी हो जाए, लर्न हो जाए क्लास में, और अंडरस्टैंडिंग तो आपकी हो ही जाती है। बहुत सारा टाइम आपका बच जाता है, क्योंकि कहाँ तो आप हर रोज़ न्यूज़पेपर आपको पढ़ना पड़ता है, जिसमें बहुत सारे बच्चों के पास टाइम नहीं था। कहाँ आप 7 to 8 आवर्स में पूरे मंथ का न्यूज़पेपर कर लेते हो। मंथली करंट अफेयर्स MCQs 50 क्वेश्चन होते हैं एक टेस्ट में। 5 to 10 टेस्ट हम प्रोवाइड करते हैं, मंथ पे डिपेंड करता है। अगर न्यूज़ ज़्यादा है तो ज़्यादा टेस्ट होंगे, कम है तो कम होंगे। कवर एक्स्ट्रा सोर्सेज, आपके जो एक्स्ट्रा सोर्सेज जितनी भी वेबसाइट्स होती हैं, एक्स्ट्रा न्यूज़पेपर आपको लगता है कि हाँ भाई यहाँ से ना आ जाए, तो वो भी हम आपको कवर करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वहाँ से भी उठा करके आपके कवर करवा देते हैं। मोस्ट एक्सपेक्टेड कवर करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करी जाती है। 3 अटेम्प्ट अलाउड हैं इसके अंदर, टेस्ट के अंदर, जो मैं कहूँगी एक तो आप इमीडिएटली लीजिए, एक थोड़ा मिड से में, और एक जैसे एग्जाम पास में हो वैसे यूज़ करिए। कैन गो बैक एनी टाइम, ये नहीं है कि 3 अटेम्प्ट के बाद आपका खत्म हो जाएगा। आप कभी भी क्वेश्चंस को जितने मर्जी बार देख सकते हैं। loggery.in पर ही अवेलेबल है। ₹100 में डेली नोट्स अवेलेबल है। स्लैट का मॉक टेस्ट MSCT 3 ईयर्स, 5 ईयर्स, CUT PG COQP 11 जो है उसका, जामिया के मॉक टेस्ट अवेलेबल है। PU 3 ईयर्स, 5 ईयर्स, इन सब के मॉक टेस्ट जो हैं आपके अवेलेबल हैं और loggery.in, ये अपडेटेड मॉक टेस्ट है विद अपडेटेड करंट अफेयर्स, loggery.in पर ये अवेलेबल है। अब यहाँ पर इन अ मूव टू एड्रेस वन ऑफ द कोर अनोमलीज ऑफ द सर्विस विद द सिविल काउंटरपार्ट, द सेंटर हैज डिसाइडेड टू ग्रांट नॉन फंक्शनल अपग्रेड बेनिफिट ओवर विच अ लीगल बैटल हैज बीन गोइंग ऑन फॉर सम टाइम। नॉन फंक्शनल अपग्रेड क्या होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर नॉन फंक्शनल अपग्रेड इज, द गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू इन्फॉर्म द कोर्ट इन नेक्स्ट हियरिंग NFU entitles all officers of a batch who are not promoted to draw a salary and grade up pay that the senior most officer of their batch would get। अब यार देखो, मान लो चीफ इंजीनियर है, ठीक है ना, बैच में कुछ ही लोग होंगे जो चीफ इंजीनियर बनेंगे, बाकी सब सुपरिटेंडेंट इंजीनियर या एक्सियन ये बनकर रह जाएंगे, ठीक है ना। तो ये पोस्ट होती है इंजीनियरिंग, जो गवर्नमेंट वाली पोस्ट होती है, ठीक है। अब यहाँ पर बट तो ऐसी है बैच, मतलब अब बैच का कोई इंसान चीफ इंजीनियर बन गया तो सबको ही वो वाली पे स्केल मिलने लग जाए, उस बैच के जो इकट्ठे रिक्रूट हुए होते हैं, ठीक है। दैट इज NFU, ठीक है। द 6th पे कमीशन हैड ग्रांटेड MFU टू मोस्ट ऑफिसर्स ऑफ ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप A सर्विसेज बट नॉट द मिलिट्री। हाउएवर 7th पे कमीशन गेव मिक्स्ड वर्डिक्ट, तो मिलिट्री के अंदर ये लागू हो जाएगा। वंस ग्रांटेड द बिगेस्ट beneficiaries NFU be officers in the rank of lieutenant colonel. Lieutenant colonels who don't get impaneled to the next rank remain in the same pay bracket. So NFU will be provided to the armed forces, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम हेडिंग दे देते हैं NFU to armed forces, ठीक है ना। अब NFU होता क्या है ये हमको पता होना चाहिए। NFU की फुल फॉर्म लिखेंगे, NFU is नॉन फंक्शनल अपग्रेड। नॉन फंक्शनल अपग्रेड क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसके अंदर इंटाइटल्स ऑल ऑफिसर्स ऑफ अ बैच हु आर नॉट प्रमोटेड टू ड्रॉ द सैलरी एंड ग्रेड पे that the senior most officer of their batch would get after a certain period, ठीक है ना। मतलब
यहाँ पर सीनियर मोस्ट ऑफिसर ऑफ देयर बैच वुड गेट आफ्टर अ सर्टेन पीरियड, सीनियर मोस्ट को जो मिल रहा है मतलब वैसे उसके अराउंड जो है वो दिया जाता है, ठीक है ना। मतलब उनकी प्रमोशन होगी सीनियर मोस्ट की, बट इनकी नहीं हुई, बट वो सेम बैच में है, ठीक है। पोस्ट तो ज़्यादा होती नहीं है सीनियरिटी वाली, तो इसलिए इक्वालिटी के लिए कर देते हैं। अब ये आर्म्ड फोर्सेस को भी मिलने लग जाएगा। केस पेंडिंग, ठीक है ना। अभी केस में जाकर बोलेंगे, बोलेंगे ये वाली चीज़ कि हाँ हम अलाउ कर रहे हैं। उसके बाद डोंट सेग्रीगेट प्रिजनर्स ऑन बेस ऑफ कास्ट और रिलीजन, यूनियन गवर्नमेंट हैज टेकन अ सीरियस व्यू ऑफ सम स्टेट्स डिस्क्रिमिनेटिंग अगेंस्ट प्रिजनर्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर कास्ट एंड रिलीजन। तो यूनियन गवर्नमेंट ने क्या बोला है? यूनियन गवर्नमेंट हैज सेड नॉट टू सेग्रीगेट, नॉट टू सेग्रीगेट मतलब डिस्ट्रीब्यूट, कि ये भाई ये इस कास्ट का है तो यहाँ पे नहीं रहेगा। सेग्रीगेट प्रिजनर्स ऑन बेसिस ऑफ कास्ट कॉमा रिलीजन एक्सेट्रा, ठीक है ना। सेइंग दैट वाज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, रोड टू होम मिनिस्ट्री, रोड टू अनकॉन्स्टिट्यूशनल है ये, ठीक है ना। Indian government, union territories urging them to ensure that their jail manuals did not contain any discriminatory. Home Ministry has asked that jail manuals should not contain any discriminatory provisions, ठीक है ना। अब यहाँ पे द मॉडल प्रिजन मैनुअल 2016 prepared by ministry and circulated among all states and union territory explicitly prohibits religious based discrimination. The manual also provides that any special treatment to a group of prisoners is also prohibited. तो यहाँ पर क्या है? मॉडल प्रिजन मैनुअल 2016 किसने प्रिपेयर किया? प्रिपेयर्ड बाय होम मिनिस्ट्री। क्या करती है? प्रोहिबिट करती है। क्या प्रोहिबिट करती है? प्रोहिबिट्स मतलब मना करती है, प्रोहिबिट्स कास्ट और रिलीजन बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन इन मैनेजमेंट ऑफ किचन, ठीक है ना, इन मैनेजमेंट ऑफ किचन। ठीक है ना। और उसके बाद एनी स्पेशल ट्रीटमेंट, नॉट टू प्रोवाइड एनी स्पेशल ट्रीटमेंट टू एनी ग्रुप, ठीक है ना। तो 2016 में मैनुअल आया था, वो भी मना करता है। जो बच्चे एनएल सैट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जो बच्चे जुडिशरी के एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, रिटन के लिए, सब्जेक्टिव के लिए, ये वाला टॉपिक ज़रूर प्रिपेयर करके जाएं, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ईरान अनाउंस्ड ऑन थर्सडे टू लॉन्च ऑफ अ रिमोट सेंसिंग एंड इमेजिंग सैटेलाइट इनटू ऑर्बिट फ्रॉम रशिया, द पार लगा दो, पार्स 1, क्या नाम है? सॉरी फॉर द बर्ब, पार्स 1। ये है ईरान्स रिमोट सेंसिंग एंड इमेजिंग सैटेलाइट लॉन्च्ड फ्रॉम रशिया, ठीक है ना, रशिया से लॉन्च करी गई है। तो ये इंपॉर्टेंट है। ईरान जो है वो यूएसए और यूरोपियन यूनियन इन सबकी बनती नहीं इससे, तो रशिया इनके लॉन्च करवा रहा है अब। साइटिंग पोटेंशियल नेशनल सिक्योरिटी रिस्क, द बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन सेज इट विल इन्वेस्टिगेट चाइनीज मेड स्मार्ट कार्स, ठीक है। तो यहाँ पर साइटिंग नेशनल, साइटिंग मतलब बता रहे हैं कि भाई इसी वजह से हम कर रहे हैं, सिक्योरिटी रिस्क, बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन USA says it will investigate Chinese-made smart cars that gather sensitive information about American driving them. Gathers sensitive
information about Americans driving them. The probe could lead to new regulations aimed to preventing China from using sophisticated technology in इलेक्ट्रॉनिक कार्स। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि हमारा डाटा इकट्ठा कर रहा है चाइना, ठीक है ना। तो स्मार्ट कार्स जो है, स्मार्टफोन्स नहीं है, कार्स, दिस इज इंपॉर्टेंट, स्मार्ट कार्स इन्वेस्टिगेट करेंगे। एंड ये ऐसे PYQs आते हैं, कौन सी कंट्री ने क्यों, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 100% क्वेश्चन है, हलवा क्वेश्चन है, 3 से 4 पॉइंट्स है, याद कर लो। The United States and Britain on Wednesday criticized the Hong Kong government over a proposed new national security law, saying it would curtail freedoms in finance hub. Massive pro-democracy protests rocked Hong Kong in 2019, bringing hundreds of thousands of people to the streets to call for greater freedom. In response, China imposed a national security law to punish 4 major crimes. China imposed national security law in Hong Kong can curtail freedom. देखो यार, जो हांगकांग है ये ब्रिटेन के नीचे हुआ करता था, फिर ये चाइना को दे दिया। अब चाइना जो है अपनी मनमर्जी करता है, ठीक है ना। तो नेशनल सिक्योरिटी लॉ जो है हांगकांग का, वो न्यूज़ में रहा है, इसकी वजह से प्रोटेस्ट भी हुई थी, प्रोटेस्ट इन 2019, बट इन्होंने तो लॉ लागू कर दिया है, ठीक है ना। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ 6 PM पे ट्यूसडे को मिलेंगे, मंडे को ये सेशन नहीं होता। मंडे की जो न्यूज़ है वो मैं ट्यूसडे से लेकर संडे तक आपकी कवर करवा देती हूँ। कल मंडे है, कल आप अपना पूरा का पूरा रिविजन करना। आपकी सारी की सारी जो न्यूज़ है वो हो चुकी है लास्ट 7 डेज़ की, उस 7 डेज़ की न्यूज़ को रिवाइज करना अच्छे से, एंड हो सके तो शॉर्ट नोट्स भी बना लेना। शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने हैं इसके ऊपर मैंने वीडियो ऑलरेडी कर रखी है, वो आप चेकआउट कर सकते हैं। शॉर्ट नोट्स के साथ साथ अगर आप टेस्ट दे लो, ठीक है ना, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप टेस्ट दो, तो फरवरी के जो MCQs हैं वो लाइव हो रखे हैं, वो MCQs ज़रूर सॉल्व करें। ₹250 में आपको मंथली MCQs मिल जाते हैं, वेरी वेरी हेल्पफुल, ठीक है। एंड अगर आपके जनवरी फरवरी का कुछ भी मिस हो गया तो 1 शॉट्स लगाकर उसको ख़त्म कर दीजिए, ठीक है, या फिर उससे पिछले महीनों का loggery.in पर आपको सब कुछ मिल जाएगा। एंड अगर आपको हमारे मॉक टेस्ट लेने हैं तब भी आप loggery.in पर विजिट कर सकते हैं। दैट्स इट, लॉगरी साइनिंग ऑफ, आई विल सी यू सुपर सून। मिलते हैं ट्यूसडे को, कल तो छुट्टी है, बाय।